तो ये सबसे पहला क्वेश्चन था आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। बाय द वे ये जो क्वेश्चन था ये आपका जो लास्ट अटेम्प्ट था नवंबर 19 अटेम्प्ट, उसका एग्जाम का क्वेश्चन है। ये 10 नंबर का आया था पेपर में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। देखते हैं क्या था ये क्वेश्चन। द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ केमिकल मिक्सचर इज एज फॉलोज। 60% ऑफ मटीरियल ए 50 पर केजी के हिसाब से, 40% ऑफ मटीरियल बी 60 पर केजी के हिसाब से। तो आपको स्टैंडर्ड मिक्स दे दिया है, स्टैंडर्ड की यूनिट्स नहीं बताई हैं। A standard loss of 25% on output is expected in production. तो ये स्टैंडर्ड लॉस की परसेंटेज आपको दे दी। The cost records for a period has shown the following usage. आपको अगर क्वेश्चन को देखते ही ध्यान में आ रहा हो, हमारी बुक का ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमने अपना कोर्स कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सेम एज इट इज हमारी बुक वाला है ये, और बस फर्क इतना है, बुक में जो हमारे क्वेश्चन था उसमें 3 तरीके के मटेरियल थे, ए बी और सी। उसकी परसेंटेज आपको 3 की दे रखी थी, यहां पे 2 मटेरियल हैं। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, बुक में जो क्वेश्चन था 25% ऑफ इनपुट लिखा हुआ था वहां पर, और पेपर में जब ये क्वेश्चन आया तो 25% ऑफ आउटपुट आया। कहने का मतलब है बिल्कुल हमारी बुक जैसा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, लेकिन जैसे मैंने आपको क्लासेस में भी कई बार बताया, एग्जाम में बस एक छोटे से पॉइंट से क्वेश्चन ट्वीक करता है, और जिसने रटा होगा वो एज इट इज जैसा क्लास में किया है वो कराएगा। जो कॉन्सेप्चुअली ढंग से क्वेश्चन को पढ़ के करेगा वो इस बात को नोटिस कर लेगा कि यहां पे आउटपुट लिखा हुआ है। समझ आया? आगे बढ़ते हैं अब। बाकी क्वेश्चन सर बिल्कुल सेम है हमारी बुक वाला। एक्चुअल यूसेज आपको दे रखी है। एक्चुअली में 540 केजी मटेरियल ए की लगी, 260 केजी मटेरियल बी की लगी, और क्या क्या रेट था वो आपको दे रखा है। द क्वांटिटी प्रोसेस्ड वाज 680 किलोग्राम ऑफ गुड आउटपुट। एक्चुअली में 680 केजी का आउटपुट बना है। इस डेटा के हिसाब से आपसे ये मटेरियल के सारे वेरिएंसेस मांगे हैं। तो सर सबसे पहले डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस बनाएंगे, वो बन गया तो आपका 90% काम तो क्वेश्चन का खत्म है। आइए, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन 1 है ये। डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस। ठीक है ना? पहले तो ये डेटा बना लेते हैं इसका। तो यहां पे स्टैंडर्ड आ जाएगा, यहां पे एक्चुअल आ जाएगा। अच्छा, एक्चुअल डेटा 680 यूनिट्स, यहां पे हम फिनिश्ड गुड्स की यूनिट्स लिखते हैं, और इसी तरीके से इसको कंपेयर करने के लिए जो स्टैंडर्ड बनेगा वो भी 680 यूनिट्स की फिनिश्ड गुड्स के हिसाब से बनेगा, कि अगर 600 यूनिट्स बनाने का बजट बनाया होता तो कितना कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करने के लिए बोलते। ठीक है ना? तो हमारे पास यहां पे क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ऐसे ही यहां पे क्वांटिटी, रेट, अमाउंट आ जाएगा, और यहां पे मटेरियल ए और मटेरियल बी, ऐसे ही यहां पे मटेरियल ए और मटेरियल बी शो कर देंगे। ठीक है? पहले एक्चुअल डेटा आपको एज इट इज क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले वो पुट कर देते हैं डेटा में। 540 केजी ए की लगी, रेट था 60 पर केजी के हिसाब से। इसी तरीके से 260 केजी बी की लगी, रेट था 50। 260 और 50 ये अमाउंट आ जाएंगे आपके पास। 540 इंटू 60 32,400, और इसी तरीके से 260 मल्टीप्लाई बाय 50 13,000। ठीक है जी? अब सर स्टैंडर्ड डेटा फिल आउट करना है। वर्किंग नोट, क्वेश्चन ने कहा अ स्टैंडर्ड लॉस ऑफ 25% ऑन आउटपुट इज एक्सपेक्टेड। मतलब सर यहां पे कुछ इनपुट लगाते होंगे, उस इनपुट को प्रोसेस करते होंगे, और प्रोसेसिंग के बाद यहां पे आउटपुट बनता होगा, और ये जो आउटपुट आया ये आपको क्वेश्चन में 680 केजी दे रखा है, जो कि आपका एक्चुअल आउटपुट है। ठीक है जी? अच्छा, यहां पर इस आउटपुट के इस इनपुट को प्रोसेस करने के दौरान 25% का स्टैंडर्ड लॉस क्वेश्चन ने बोला हुआ है। ठीक है जी?
और ये जो स्टैंडर्ड लॉस है ये किस पर है? 25% ऑन आउटपुट। तो सर सीधा सीधा 680 का 25% कर दो, जैसे क्लास में हमने किया था। क्लास वाला जो क्वेश्चन था वहां पे परसेंटेज ऑन इनपुट दे रखा था, तो जो रिजल्टेंट परसेंटेज बच रही थी वो आउटपुट की बच रही थी। जैसे 20% था तो 80% का आउटपुट बच रहा था, ग्रॉसअप करके हमने इनपुट निकाला था। यहां पे तो सीधा सीधा बोला है 25% आउटपुट का है, तो सर 680 आउटपुट है, उसका 25% स्टैंडर्ड लॉस जो कि 170 आया, मतलब यहां पे 170 kg का लॉस हुआ। मैंने सीधा सीधा 680 का 25% किया है। अच्छा, मैं इसके नीचे स्पेसिफाई भी कर देता हूं, 680 आउटपुट का 25% किया है। ये 170 आपके पास लॉस आ गया, आउटपुट 680, तो सर इनपुट कितना होगा? फिर बड़ी सिंपल सी बात है, 680 प्लस 170, मतलब आपके पास जो ये टोटल इनपुट होगा वो 850 होगा। ये जो इनपुट आया है, ये इनपुट क्या आया है? मैं लिखता हूं इसको, ये आपके पास डायरेक्टली स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट आया है। सर कैसे? आपने एक्चुअल आउटपुट पर जो कि 680 था उस पे स्टैंडर्ड लॉस की परसेंटेज 25% निकाल के ये कंप्यूट किया है, तो ये स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट आ गया। सर ये जो 850 का इनपुट है ये तो टोटल है ए और बी को मिलाकर, क्योंकि जो आउटपुट बना 680 kg का वो ए और बी दो तरीकों के रॉ मटेरियल को मिक्स करके बना है। तो सर जो आउटपुट है 680 kg का उसमें दोनों रॉ मटेरियल रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो उस आउटपुट की हेल्प से जो आपने इनपुट निकाला होगा उसमें भी दोनों इनपुट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ए और बी, तो ये टोटल आया है 850। तो आपके पास एक तरह से इसका टोटल आ गया 850। आई होप आपको समझ आ रहा है ये सारा। अच्छा, उसके बाद अब परसेंटेज आपको दे रखी थी, स्टैंडर्ड इनपुट की परसेंटेज ए 60% है और बी 40% है, इसको बांट देंगे इस रेशो में। 850 का 60% 510 और 850 का 40% 340, ये ए और बी सीधा सीधा आपके पास स्टैंडर्ड आ गया। रेट आपको स्टैंडर्ड का दे रखा है 50 और 60, तो सर इसका भी अमाउंट आ जाएगा आपके पास 20,400 और 510 इंटू 60 30,600। अच्छा, मटेरियल यूसेज, मटेरियल कॉस्ट और मटेरियल प्राइस वेरिएंस तो सर यहां से आ जाएगा। एक चीज और बनानी पड़ेगी इसके बाद, मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालने के लिए रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी और निकालनी पड़ेगी, रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। अब रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी कैसे निकालते हैं? टोटल तो उठा लेते हैं एक्चुअल क्वांटिटी का एज इट इज। सर एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल क्या था? 540 प्लस 260 800, तो टोटल तो उठा लेंगे एक्चुअल वाला ही 800। सेम पिक करते हैं, लेकिन इस 800 को अब रेशो में बांट देंगे बजट की। किस रेशो में? रेशो ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड बोल लूं या बजट बोल लूं, क्या रेशो? 60% एंड 40%। इन रेशोज में ए और बी में बांट देंगे। कहने का मतलब है कि अगर एक्चुअली में 800 यूनिट्स का ही मटेरियल लगा वो तो ठीक है, लेकिन जो स्टैंडर्ड रेशो बता रखी थी अगर उस रेशो में लगाते तो कितना लगता एक्चुअली, लेकिन स्टैंडर्ड की 60 और 40% की रेशो में लगता तो कितना? 480 और माइनस 800, ये आ जाएगा 320। तो ये सर आपके पास रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी आ गई। अब फॉर्मूले सिंपल से हैं। सबसे पहले मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर को बोला जा रहा है भैया आपको कहा था 510 kg कंज्यूम करनी है, समझ आ रहा है? स्टैंडर्ड आपने एक्चुअल केजी 540 kg कंज्यूम कर ली, मल्टीप्लाई बाय रेट के लिए आप जिम्मेदार नहीं हो 50, ऐसे ही बी का कर लेंगे। उसके बाद मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? सर परचेज मैनेजर। परचेज मैनेजर को बुला के कह रहे हैं भैया तुमको कहा था 50 रुपए पर केजी के हिसाब से मटेरियल खरीदना है,
तुमने एक्चुअली में 60 रुपए पर केजी के हिसाब से मटेरियल खरीद लिया, 50 माइनस 60 मतलब स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, मल्टीप्लाई बाय तुम सभी एक्चुअल क्वांटिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जो तुमने एक्चुअली में खरीदी है। एक्चुअली में 540 कंज्यूम हुई है, वो खरीदी होंगी, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। ठीक है, उसके बाद मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मिक्स का मतलब रेशो। सर जो रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल है 800 और एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल है 800, मतलब रिवाइज्ड एक्चुअल और एक्चुअल की क्वांटिटीज में तो कोई डिफरेंस नहीं है। इन दोनों में जो भी डिफरेंस है रिवाइज्ड एक्चुअल और एक्चुअल में, किस बात का डिफरेंस है? मिक्स का डिफरेंस है। क्योंकि रिवाइज्ड एक्चुअल की रेशो हमने स्टैंडर्ड वाली लगाई है कि अगर एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेशो में कंज्यूम होती तो कितनी, और एक्चुअल की रेशो एक्चुअल वाली है। तो रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी 480 केजी, ए के रेफरेंस से बात कर रहा हूं, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 540 केजी, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट 50, ये आपका मटेरियल मिक्स वेरिएंस हो जाएगा। मटेरियल यील्ड वेरिएंस। सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी, सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी और रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। अब स्टैंडर्ड और रिवाइज्ड एक्चुअल की रेशो सेम है, स्टैंडर्ड की भी 60-40, रिवाइज्ड एक्चुअल की भी 60-40। तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल में मिक्स का कोई वेरिएंस नहीं है, जो भी वेरिएंस है वो क्वांटिटी का वेरिएंस है, यील्ड का वेरिएंस है। तो स्टैंडर्ड माइनस रिवाइज्ड एक्चुअल इनटू स्टैंडर्ड रेट आपका मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ये सारे लॉजिक मैंने अभी आपको रिवाइज करवा दिए एक तरह से, वैसे क्लास में हमने सीखे हुए हैं। आइए फटाफट से तो अब वेरिएंसेस निकाल लेते हैं। एक तो सर क्वेश्चन ने आपसे मटेरियल प्राइस वेरिएंस पूछा हुआ था, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। पहले तो इसका फॉर्मूला भूल भी जाएं, लॉजिक से याद करिए। प्राइस वेरिएंस के लिए कौन जिम्मेदार? परचेज मैनेजर। परचेज मैनेजर को कह रहे हैं तुमको स्टैंडर्ड रेट में खरीदना था, तुमने एक्चुअल रेट में खरीद लिया, मल्टीप्लाई बाय तुम एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड के लिए जिम्मेदार हो, ए का और बी का। तो स्टैंडर्ड रेट ए का था 50 माइनस 60, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड 540। इसी तरीके से बी का स्टैंडर्ड रेट 60, एक्चुअल रेट 50, 60 माइनस 50 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम 260। आपके पास मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस आ जाएंगे रिस्पेक्टिवली, 50 माइनस 60 मल्टीप्लाई बाय 540, 5400 एडवर्स, और इसी तरीके से 60 माइनस 50 इंटू 260, 2600 फेवरेबल। तो ये नेट आ जाएगा आपके पास 2800 एडवर्स। ठीक है जी। फिर आपसे मांगा है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अच्छा, मटेरियल यूसेज वेरिएंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर को बोल रहे हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगानी थी, तुमने एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम कर ली, रेट के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, तो मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। ठीक है ना, ए और बी। ए की स्टैंडर्ड क्वांटिटी 510 माइनस 540, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट था इसका 50। ऐसे बी की स्टैंडर्ड क्वांटिटी 340 माइनस 260 इंटू इसका स्टैंडर्ड रेट था 60। आपके पास मटेरियल यूसेज वेरिएंस आ जाएंगे 510 माइनस 540 मल्टीप्लाई बाय 50, ये आ जाएगा 1500 एडवर्स। 340 माइनस 260 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आ जाएगा 4800 फेवरेबल। नेट आ जाएगा आपके पास 3300 फेवरेबल। बाय द वे यहां से मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस तो आप निकाल ही लोगे, उसमें तो कुछ है नहीं। अच्छा, इसके बाद आपसे क्वेश्चन ने मटेरियल यील्ड और मटेरियल मिक्स भी मांगा था। मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अब मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। इन दोनों में रेशो का कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी को हमने स्टैंडर्ड की रेशो में ही बांटा था। जो भी डिफरेंस है यूनिट्स का डिफरेंस है, यील्ड का डिफरेंस है, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, ए और बी। तो ए की स्टैंडर्ड क्वांटिटी 510 माइनस 480 इंटू रेट स्टैंडर्ड ही लेना है 50। ऐसे ही बी का, बी की स्टैंडर्ड क्वांटिटी टेबल में 30 माइनस रिवाइज्ड एक्चुअल 320
रेट स्टैंडर्ड जो कि था 60, आपके पास दोनों का इंडिविजुअली मटेरियल यील्ड वेरिएंस आ जाएगा। 510 माइनस 480 मल्टीप्लाई बाय 50, 1500 फेवरेबल। 340 माइनस 320 मल्टीप्लाई बाय 60, 1200 फेवरेबल। तो ये टोटल आ गया 2700 फेवरेबल आपका मटेरियल यील्ड वेरिएंस, लास्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला, रिवाइज्ड एक्चुअल और एक्चुअल के बीच में मिक्स का डिफरेंस है, क्योंकि इनकी टोटल यूनिट्स तो सेम थी। रिवाइज्ड एक्चुअल की यूनिट्स हमने बल्कि एक्चुअल वाली यूनिट्स उठाई थी, जो भी डिफरेंस है वो रेशो का है। तो फॉर्मूला बना रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, रेट स्टैंडर्ड ही लेना है, ए और बी। रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी है आपके पास 480 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है ए की 540, रेट स्टैंडर्ड ही 60। इसी तरीके से बी की रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी है 320 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है बी की 260, मल्टीप्लाई बाय रेट स्टैंडर्ड ही लेना है, जो कि है, एक मिनट, स्टैंडर्ड रेट मैंने उल्टा लिख दिया क्या, ये 50 है यहां पे, सॉरी, और यहां पे 60, चेक कर लेते हैं एक बारी। हां ठीक, बस अब आपके पास मटेरियल मिक्स वेरिएंस भी आ जाएगा। 480 माइनस 540 मल्टीप्लाई बाय 50, 3000 एडवर्स, 320 माइनस 260 मल्टीप्लाई बाय 60, 3600 फेवरेबल। तो ये नेट आ जाएगा आपके पास 600 फेवरेबल, एंड दिस इज इट। ये था सर आपका क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको समझ आ गया, सभी को क्लियर है। इसके बाद आते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अब दो पार्ट थे। ए पार्ट पहले आसान सा था ये बिल्कुल, सॉल्यूशन 2 का ए पार्ट, ठीक है ना। व्हेन वॉल्यूम इज 4000 यूनिट्स, एवरेज कॉस्ट इज 3.75 पर यूनिट। When volume is 5000 units, average cost is 3.5 per unit. यहीं से पहले तो आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए, सर 4000 यूनिट्स के लेवल पे काम कर रहे हैं जब, तो कॉस्ट पर यूनिट 3.75 है। 5000 यूनिट्स के लेवल पे जब काम कर रहे हैं तो कॉस्ट पर यूनिट 3.5 है। सर ये खर्चा पर यूनिट के हिसाब से वेरिएट करा है, समझ आ रहा है। अब पर यूनिट के हिसाब से अगर ये खर्चा वेरिएट किया है तो अभी तक के हिसाब से तो ये फिर फिक्स्ड खर्चा लगता है, क्योंकि फिक्स्ड खर्चा पर यूनिट के बेसिस पे वेरिएट करता है, लेकिन इन टोटालिटी सेम रहता है। एक बारी टोटल निकाल के देखो, 4000 इंटू 3.75 ये आता है 15000, और 5000 इंटू 3.5 ये आता है 17500। तो सर ये खर्चा तो इन टोटालिटी में भी वेरिएट कर गया, और यह खर्चा पर यूनिट के हिसाब से भी वेरिएट कर गया। तो यह खर्चा कौन सा खर्चा हो गया अब इस क्वेश्चन में, सर ये सेमी वेरिएबल है। फिर समझ आया आपको ये। तो यहां तक आपके पास जो डेटा दे रखा है खर्चे का इस क्वेश्चन में सेमी वेरिएबल का दे रखा है, पहले तो यहां से आइडेंटिफाई हो गया। ब्रेक इवन पॉइंट आपको दे रखा है 6000 यूनिट्स, यूनिट्स में बता रखा है, और आपसे मांगा है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। बड़ा आसान है, पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया। सर इस क्वेश्चन में यही ट्रिक थी, और बाय द वे आपकी रेफरेंस के लिए यह क्वेश्चन भी आपका नवंबर 2019 के एग्जाम का क्वेश्चन है। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में यही ट्रिक थी बस, कि यहां तक के डेटा से यह समझ पाना कि यह खर्चा सेमी वेरिएबल है। अब सर सेमी वेरिएबल में से वेरिएबल का कंपोनेंट अलग करने के लिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन यूनिट्स, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। आइए तो पहले तो यूनिट्स, एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। तो सर जब 4000 यूनिट्स के लेवल पे काम करते हैं तो 3.75 एवरेज कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट आती है 15000 जो हमने अभी निकाल के देखी। और 5000 यूनिट्स के लेवल पे जब काम करते हैं तो सर एवरेज कॉस्ट है पर यूनिट 3.5 रुपए, और टोटल आता है ये 17500। तो पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देंगे। एज शोन अबव, this cost
variates in totality as well as on per unit basis. Therefore, this is सेमी वेरिएबल कॉस्ट। पहले तो सर आपको ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक बार ही आपने ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया कि भाई टोटालिटी और पर यूनिट दोनों के हिसाब से ये खर्चा वेरिएट किया, इसीलिए ये खर्चा सेमी वेरिएबल खर्चा है। अब सर आपका पहला पार्ट हो जाएगा बड़े आराम से। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यही मांगा था आपसे सबसे पहले। तो पहले एग्जाम में हमेशा पहले फॉर्मूला कोट करेंगे, डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन यूनिट्स। 17,500 माइनस 15,000 डिवाइडेड बाय 5,000 माइनस 4,000। ये सॉल्व करेंगे, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 17,500 माइनस 15,000 डिवाइडेड बाय 1000, 2.5 पर यूनिट। तो सर ये तो आ गया आपके पास, पहला पार्ट हो गया इसका। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपसे पूछा था, वो आपने निकाल दिया। फिर आपसे सेकंड पार्ट पे पूछा है फिक्स्ड कॉस्ट, ये भी इसी से रिलेटेड है, बिल्कुल आसान। फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू, सिंपल सी बात, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर दो, आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। अब आपकी मर्जी है, आप 5,000 वाले यूनिट्स वाले डेटा पे लगाना चाहते हैं 4,000 पे, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट है, यूनिट्स के हिसाब से टोटालिटी में वेरिएट नहीं करती है। तो सर किसी भी डेटा पे लगा लो, आंसर सेम आएगा। आपकी रेफरेंस के लिए मैं दोनों पे लगा के एक बारी दिखा देता हूं। तो पहले अगर हम ऑन 4,000 यूनिट्स के डेटा के अकॉर्डिंग अगर करते हैं, तो सर टोटल कॉस्ट थी वहां पे 15,000, हमने ऊपर अभी निकाल के दिखाई, माइनस यूनिट्स हैं 4,000, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2.5 है। यहां से आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी 4,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 माइनस 15,000, ये आ गई 5,000। समझ आ गया? और इसको आप ऑन 5,000 यूनिट्स भी करके दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है, किसी भी एक पे पेपर में करके दिखा दीजिएगा। यहां पे टोटल कॉस्ट 17,500 माइनस यूनिट्स 5,000 इंटू 2.5, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर सेम आएगा 5,000। समझ आया? तो कोई भी एक करके दिखा दीजिए, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट है, ये सेम ही रहेगी। लास्ट पार्ट आपसे इस क्वेश्चन में पूछा था पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। सर बड़ा सिंपल है ये भी। देखिए, आपको इस क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स दे रखा है। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सर फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यही होता है फॉर्मूला। आपको ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स क्वेश्चन में दे रखा है 6,000, फिक्स्ड कॉस्ट आपने अभी खुद निकाली है 5,000, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये नहीं है, ये आ जाएगा बल्कि यहां से, ठीक है ना। देयरफॉर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये आ जाएगा आपके पास 5,000 डिवाइडेड बाय 6,000, 0.833। आगे सो ऑन 3333 है। अच्छा, अब आपके पास एक बात बताइए, वर्किंग नोट की टर्म्स में बात कर रहा हूं। सेलिंग प्राइस लिखते हैं, माइनस करते हैं उसमें से वेरिएबल कॉस्ट, आपके पास कंट्रीब्यूशन आता है। कंट्रीब्यूशन अभी आपने निकाला 0.833, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आप निकाल चुके हो 2.5।
तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी 0.8333 प्लस 2.5, तो सेलिंग प्राइस आ गई आपके पास 3.3333, आगे 100 ऑन 33। सर सेलिंग प्राइस आ चुकी है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ चुका है, पीवी रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बेसिस पे लगा देंगे, डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 100, एज सिंपल एज दैट। 0.833 डिवाइडेड बाय 3.3333 इंटू 100, आपके पास पीवी रेशो आ जाएगी। ये आ जाएगा राउंड ऑफ करके 24.999 आ रहा है, तो राउंड ऑफ करके हमने इसको 25% बना दिया। ये सर आपके थर्ड पार्ट का आंसर, पीवी रेशो भी आ गई। समझ आया आपको ये? चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2A। आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2B, सेकंड का बी पार्ट। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन था टेस्ट में। अ कंपनी हैज अ पीवी रेशो ऑफ 40%, बाय व्हाट परसेंटेज must sales be increased to offset 20% reduction in selling price। मतलब क्वेश्चन ये कहता है, पहले क्वेश्चन को अगर हम अंडरस्टैंड करें, क्वेश्चन ने आपको ये कहा है कि सर एट प्रेजेंट कुछ सेल क्वांटिटी बेचते हैं, मालूम नहीं कितनी, कुछ सेलिंग प्राइस पर यूनिट में बेचते हैं, वो भी मालूम नहीं कितनी, और टोटल सेल्स आती है। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस होती है, वो भी सेल्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट करके, और हमारा यहां पे कुछ कंट्रीब्यूशन आता है। ये जो पीवी रेशो है, इस कंट्रीब्यूशन की जो पीवी रेशो है वो है सर हमारी 40% है, 40%। ये पीवी रेशो हमारी यहां पे 40% है, मतलब 60% मेरी कॉस्ट है। अब क्वेश्चन कहता है आने वाले टाइम में ये जो सेलिंग प्राइस है ये 20% से कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस हो जाएगी सर 20% से कम। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कहता है लेकिन हम कंट्रीब्यूशन उतना ही कमाना चाहते हैं जितना पहले कमा रहे थे। 40% पीवी रेशो का कंट्रीब्यूशन नहीं कह रहा हूं, अमाउंट में सेम कंट्रीब्यूशन कह रहा हूं। 40% का सेम कंट्रीब्यूशन, मतलब पीवी रेशो सेम क्यों नहीं कह रहा हूं, वो भी अभी बात करता हूं। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, क्वेश्चन कहता है कि एट प्रेजेंट जो सेलिंग प्राइस थी, आने वाले टाइम में वो सेलिंग प्राइस 20% से कम हो जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा। अब मन में सोचिए एक बारी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपकी कम हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट में क्वेश्चन ने कोई चेंज नहीं कहा। सर अगर पहले सेलिंग प्राइस कुछ और थी, वेरिएबल कॉस्ट वही की वही, पीवी रेशो उसके हिसाब से 40% आई, आने वाले टाइम में अगर सेलिंग प्राइस कम हो गई और वेरिएबल कॉस्ट वही की वही है, सर अगर सेलिंग प्राइस बदल गई तो पीवी रेशो बदलेगी? ये तो चेंज होगी। मेरे कहने का मतलब है जो पीवी रेशो पहले थी 40%, वो आने वाले टाइम में जब सेलिंग प्राइस कम हो जाएगी तब सेम पीवी रेशो कंसीडर मत कर लेना। मैं यहां पे कंट्रीब्यूशन का अमाउंट सेम रखने की बात कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? देखिए क्वेश्चन ने क्या वर्डिंग्स लिखी हैं। बाय व्हाट परसेंटेज मस्ट सेल्स बी इंक्रीज्ड टू ऑफसेट 20% रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस। मतलब सेलिंग प्राइस तो गिर रही है 20% से, लेकिन हम यहां पे ना अपनी सेल क्वांटिटी बढ़ा देंगे। इस सेल क्वांटिटी को हम इंक्रीज कर देंगे और माइनस करेंगे यहां से वेरिएबल कॉस्ट। इस सेल्स क्वांटिटी को इतना इंक्रीज कर देना है कि जो सेलिंग प्राइस का रिडक्शन आया है वो ऑफसेट हो जाए। ऑफसेट करने का मतलब जितना पहले कमा रहा था सर उतना ही अब कमा लूं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट में रिडक्शन आने की वजह से मेरी कमाई में फर्क ना आ जाए, इसलिए सेलिंग क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। कितना बढ़ाना है वो आपका सवाल है। क्वेश्चन क्लियर हुआ है पहले? अच्छा, फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रह जाए, सर कंट्रीब्यूशन को सेम क्यों रख रहे हो? जब आप बोल रहे हो जितना पहले कमाना था उतना अब कमाना है, सर कंट्रीब्यूशन के आगे इनकम स्टेटमेंट का डेटा है नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कमाना क्या होगा? कंट्रीब्यूशन। और मैं सेम कंट्रीब्यूशन अमाउंट में क्यों मान रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन ने एक कीवर्ड लिखा है ऑफसेट। सेलिंग प्राइस में रिडक्शन को ऑफसेट करने के लिए सेल क्वांटिटी को बढ़ाना है कि सेलिंग प्राइस में जो रिडक्शन आया है वो उसका इंपैक्ट निल हो जाए, नेट ऑफ हो जाए, इतने से सेल क्वांटिटी बढ़ा दो। मतलब ऑब्वियसली इसका क्या है, कंट्रीब्यूशन पे फर्क ना पड़े।
समझ आया? और प्लीज इस चीज को ध्यान रखना, पीवी रेशो सर जो पहले 40% थी, रिवाइज्ड सिनेरियो में सेम पीवी रेशो नहीं हो सकती। इसकी गलती मत कर देना, क्योंकि सिंपल सी बात सर, जब सेलिंग प्राइस ही बदल गई आने वाले टाइम में, तो कंट्रीब्यूशन सेम कैसे रह सकता है, सॉरी, तो पीवी रेशो सेम कैसे हो सकती है? ठीक है ना? अब शुरू करते हैं। मैंने आपको याद होगा क्लास में कई बार बताया कि अगर आप किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाए, ब्लैकआउट हो जाए, तो सर जो निकालना है उसको एक्स मानिए और एक्स की टर्म्स में इनकम स्टेटमेंट बनाइए, आंसर आपके सामने होगा। इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं और मेरे को मालूम है अभी भी हुए हैं, और जो भी आगे इस क्वेश्चन को देखेंगे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते रहेंगे, जबकि एक लाइन का सवाल है ये और 5 नंबर। बस छोटी सी एक ट्रिक है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। मान लो, आपको समझाने के लिए पहले बात कर रहा हूं, मान लो, तो मैंने पहले ही लिख दिया सपोज, और इसी तरीके से इस क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन भी पेपर में हो सकती है, ठीक है? क्योंकि कोई एडिशनल डेटा इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा, आपको अपने मन से डेटा चूज करके बनाना पड़ेगा। सपोज एट प्रेजेंट 100 यूनिट्स आप बेचते हो एट 10 पर यूनिट। मान लो ये आपकी एट प्रेजेंट सेल का डेटा है, समझ आया? इसके अकॉर्डिंग आइए प्रेजेंट सिनेरियो की इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। मैंने हेडिंग में लिखा हुआ है एट प्रेजेंट, तो प्रेजेंट सिनेरियो को यहां पे कर रहा हूं, इसी के साथ राइट हैंड साइड पे मैं रिवाइज सिनेरियो का करूंगा। इसके अकॉर्डिंग हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई, तो सेल्स 100 यूनिट्स हैं, 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 1000 रुपए की सेल, माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन। अच्छा, पीवी रेशो 40% है, तो सेल्स 1000, उसका 40% ये मैंने प्रेजेंट पीवी रेशो अप्लाई करी है। समझ आया? तो यहां से आपके पास जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो आएगा 400। तो बैलेंसिंग फिगर आपके पास वेरिएबल कॉस्ट बच जाएगी। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट यूनिट्स के हिसाब से इंकर होती है, मतलब 100 यूनिट्स थी अगर, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एट प्रेजेंट फिर 6 रुपए आई होगी। और इसी हिसाब से अगर मैं कंट्रीब्यूशन को भी फ्रेम करना चाहूं, तो 100 यूनिट्स 4 रुपए पर यूनिट के हिसाब से कंट्रीब्यूशन बना होगा, यही होगा। अच्छा, इसी के साइड पर रिवाइज्ड सिनेरियो, रिवाइज्ड सिचुएशन में क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेलिंग प्राइस को 20% से कम करना है। तो सेलिंग प्राइस अगर एट प्रेजेंट मैंने 10 पर यूनिट सपोज करी थी, तो आने वाले टाइम में इसका 80%, 20 रुपए की सेलिंग प्राइस बच जाए, सॉरी 8 रुपए की सेलिंग प्राइस बच जाएगी। समझ आया? लेट सेल्स क्वांटिटी, क्योंकि इसी को तो बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है वही तो निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो निकालना है उसको एक्सलेट कर लो। लेट सेल्स क्वांटिटी बी एक्स, तो हमने सेल्स क्वांटिटी को एक्सलेट कर लिया, इसकी टर्म्स में अब इनकम स्टेटमेंट बना दो। तो सबसे पहले सेल्स क्वांटिटी एक्सलेट करी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 8 आ गई थी रिवाइज्ड, 8x माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्वांटिटी x मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, जितनी एट प्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट थी 6 रुपए पर यूनिट, उतनी अब आ जाएगी 6 रुपए पर यूनिट। मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहां पे लिख देता हूं ऐसे, ये हमने सेम मानी है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ कहा नहीं। तो ये 6x आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। फिर कंट्रीब्यूशन, अब कंट्रीब्यूशन तो सर एट प्रेजेंट वाला ही कमाना है, क्योंकि ऑफसेट करना था, सेम अमाउंट। और आपकी रेफरेंस के लिए इसके नीचे लिख भी देता हूं, क्वेश्चन ने ऑफसेट करने को बोला था, सेलिंग प्राइस के रिडक्शन को सेलिंग क्वांटिटी के इंक्रीज से। मैं लिख देता हूं यहां पे स्पेसिफाई करके, क्वेश्चन हैज आस्क्ड टू ऑफसेट रिडक्शन
in selling price by increase in सेल क्वांटिटी। ऑफसेट का मतलब ही फिर रेफरेंस यहां पे ये हो गई कि कंट्रीब्यूशन सेम कमाना है, जो कि 400 है। बस आपके पास इक्वेशन बन गई, 8x माइनस 6x इज इक्वल टू 400, x इज इक्वल टू 200, देयरफॉर रिवाइज्ड सेल क्वांटिटी इस सपोज्ड डेटा के अकॉर्डिंग 200 यूनिट्स आ जाएंगी। Therefore, sales quantity shall be increased by, परसेंटेज में आंसर देना था, कितने से इंक्रीज कर रहे हो। एट प्रेजेंट मैंने सपोज किया था 100 यूनिट्स बेच रहे हैं, आने वाले टाइम में फिर 200 यूनिट्स बेचनी पड़ेंगी। तो सर 200 माइनस 100, इतने से क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हो ओवर एंड अबव प्रेजेंट की 100 यूनिट्स से। तो सर एक तरह से 100% से आपको सेल इंक्रीज करनी पड़ रही है टू ऑफसेट रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस बाय 20%। ये जो मैंने एंड में लिखा है ये आपका मेन आंसर है। आई होप आपको समझ आया। ये आसान था क्वेश्चन एकदम। चलिए फिर आगे चलते हैं। देखो अब कितने आसान आसान क्वेश्चन है ये। सेकंड का ए पार्ट और सेकंड का बी पार्ट ये दोनों एग्जाम के क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, 5-5 नंबर के। फटाफट फटाफट पेपर में आप इनको कर सकते हो, टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा। चलिए, एंड बाय द वे जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी था ये भी आपका स्टडी में ही क्वेश्चन है। एंड जो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको पेपर में दिया टेस्ट में, ये भी आपका स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से पहला ही क्वेश्चन है मार्जिनल कॉस्टिंग का आपके स्टडी मैट में। आइए पढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन था ये भी बिल्कुल। वंडर लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट जेस्ट। द फॉलोइंग फिगर्स रिलेट टू जेस्ट फॉर 1 ईयर पीरियड। पूरे साल के हिसाब से डेटा दे रखा है कि अगर 50% की कैपेसिटी पे काम किया तो क्या होगा, 100% कैपेसिटी पे काम किया तो क्या होगा। तो सर 50% कैपेसिटी पे काम किया तो 400 यूनिट्स बनाएंगे, 100% कैपेसिटी पे काम किया तो 800 यूनिट्स बनाएंगे। सेल 8 लाख और 16 लाख, ताकि आपके पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट वगैरह आ जाएगी। देखते हैं आगे क्या करना है। प्रोडक्शन कॉस्ट में 2 खर्चे हैं, एक वेरिएबल एक फिक्स्ड। अब इसमें अगर रेट पर यूनिट निकालें वेरिएबल का, 3,20,000 डिवाइडेड बाय 400 यूनिट्स, 800 रुपए पर यूनिट। इसके हिसाब से यहां पे भी पर यूनिट सेम आना चाहिए, 6,40,000 डिवाइडेड बाय 800, तो ये सेम आ रहा है 800। तो ये खर्चा वेरिएबल सही बोला है, हमने एनालाइज भी कर लिया कि पर यूनिट में सेम है, इन टोटालिटी वेरिएट किया है, वेरिएबल खर्चा। ये तो फिक्स्ड खर्चा है, ये क्वेश्चन ने भी बोला है। और अगर आप देखेंगे 400 यूनिट्स पे काम किया तो भी 1,60,000, 800 यूनिट्स पे काम किया तो भी 1,60,000। ऐसे ही आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे वेरिएबल और फिक्स्ड अलग अलग करके दे रखे हैं। अच्छा, द नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी फॉर द ईयर इज 800 यूनिट्स। तो नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी मतलब वही जो हमारी बजटेड एक्टिविटी है। हमने सोचा था कि 800 यूनिट्स की एक्टिविटी लेवल मतलब 100% के हिसाब से काम करेंगे। यह बात मैंने आपको क्यों कही, क्यों बताई, क्यों फोकस कर रहे हैं सर। नॉर्मल लेवल का मतलब बजट फिर मैंने इस हिसाब से करा होगा। मेरे कहने का मतलब है जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है, कौन से ओवरहेड के लिए सर, फिक्स्ड ओवरहेड के लिए। वेरिएबल तो पहले ही पर यूनिट में होता है ना। फिक्स्ड के खर्चे को एब्जॉर्ब करवाने के लिए जो प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स या बजटेड यूनिट्स करते हैं, वो सर आपने 800 यूनिट्स के हिसाब से निकाला होगा रेट। इस लाइन से ये चीज पता चलती है। आगे, फिक्स्ड कॉस्ट आर इंकर्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, एंड एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट आर द सेम एज बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट। तो जो बजट बनाया था उसी को एक्चुअल मान लो। देयर वर नो स्टॉक्स ऑफ जेस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो ओपनिंग स्टॉक नहीं है कुछ भी। इन द फर्स्ट क्वार्टर, अब ध्यान दीजिएगा, पूरे साल के हिसाब से बात नहीं हो रही है, पहले क्वार्टर के हिसाब से बात हो रही है। मतलब पहले 3 महीनों की बात। पहले 3 महीनों में पहले क्वार्टर में 220 यूनिट्स बनाई हैं, जिसमें से 160 यूनिट्स बिकी हैं।
मतलब सर क्लोजिंग स्टॉक होगा। देखो पूरे साल का ओपनिंग स्टॉक तो नहीं था, पूरे साल का अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो पहले क्वार्टर का भी ओपनिंग स्टॉक नहीं है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक तो बचेगा ना। 220 बनाई, 160 बेच दी, तो 60 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। यह है अब आपके पास क्वेश्चन, आपसे पहले पार्ट में मांगा है व्हाट वुड बी द फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। तो पहली बात सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट के रेफरेंस में, फिक्स्ड कॉस्ट के रेफरेंस में आपसे मांगा है व्हाट वुड बी द फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट एब्सॉर्ब्ड बाय जेस्ट इफ एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग इज यूज्ड। एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग मतलब ओवरहेड एब्सॉर्प्शन रेट निकालना, जैसे आपने ओवरहेड्स के चैप्टर में सीखा था प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट, वो पूछा है। तो बड़ा आसान है ये तो। आइए सॉल्यूशन 3। तो पहला पार्ट फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एब्सॉर्प्शन रेट। बजटेड फिक्स्ड, फॉर्मूला लिख देते हैं ना, बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स। बस इसको अप्लाई कर दो। तो बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स 1,60,000 और बजटेड यूनिट्स 800 यूनिट्स। ये आ जाएगा आपके पास 1,60,000 डिवाइडेड बाय 800, 200 रुपए पर यूनिट। ठीक है जी, ये आपके पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब आ जाते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपको कहा व्हाट वुड बी द अंडर और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड ड्यूरिंग द पीरियड। अब इसी पहले पार्ट में जो आपने खर्चे का रेट निकाला, इसके हिसाब से अब अंडर रिकवर्ड है या ओवर रिकवर्ड है ये बता दो। ठीक है जी, तो पहले तो एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड। अब ध्यान रखिएगा पूरे साल के हिसाब से नहीं, पहले क्वार्टर के हिसाब से काम करना है आपको। ठीक है ना। तो पहले क्वार्टर में 220 यूनिट्स बनी है और पर यूनिट का हमने रेट निकाला था 200 रुपए। तो एक तरह से मैं यहां पे फॉर्मूला भी लिख देता हूं इसके नीचे रेफर करके, एक्चुअल। अब कंफ्यूज मत हो जाना, ओवरहेड्स के चैप्टर में मैंने एक्चुअल आवर्स के हिसाब से फॉर्मूला लिखा है, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। हम यहां पे एक्चुअल यूनिट्स के हिसाब से निकाल रहे हैं, डेटा वैसे है। तो एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय ओवरहेड एब्सॉर्प्शन रेट। ठीक है ना, वही वाला फॉर्मूला लगाया है। तो ये आ जाएगा आपके पास 220 एक्चुअल यूनिट्स थी पहले क्वार्टर की, इंटू 200, 44,000। तो एक्चुअली में आपने खर्चा एब्सॉर्ब करवा दिया 44,000 माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। अगर किसी के मन में कंफ्यूजन आए, सर आपने एक क्वार्टर के हिसाब से क्यों किया है, क्योंकि सर आपको एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड निकालना है। एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड कैसे आता है, एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय ओवरहेड एब्सॉर्प्शन रेट। एक्चुअल यूनिट्स सर आपको पहले क्वार्टर की दे रखी हैं, तो जो एक्चुअल ओवरहेड्स अब आपको लिखना है यहां पर, ये भी पहले क्वार्टर का लिखोगे। तो सर पूरे साल का खर्चा है 1,60,000, प्रोपोर्शनेटली एक क्वार्टर का कितना होगा वो निकाल लेंगे। तो पूरे साल का 1,60,000 और पूरे साल में 4 क्वार्टर, तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, एक क्वार्टर का मतलब 3 महीनों का आ जाएगा 40,000। और क्वेश्चन ने कहा था जो बजटेड है वही एक्चुअल है, इसीलिए ऐसा कर पाए। तो पहली बात मैं नीचे एक और चीज रेफरेंस के लिए लिख देता हूं, बजटेड ओवरहेड इज इक्वल टू एक्चुअल ओवरहेड। अजम्पशन नहीं है, एज पर क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, यहां पे लिखा हुआ है एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट आर द सेम एज बजटेड, ये क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया था। तो आपके पास यहां पे आ जाएगा ये। तो एक्चुअल में खर्चा था पहले क्वार्टर का 40,000, आपने एब्सॉर्ब करवा दिया 44,000, तो ये आ गया ओवर एब्सॉर्ब्ड या ओवर रिकवर्ड 4,000। ठीक है जी, ये आपके सर सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है ना। आइए अब थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे क्वेश्चन ने मांगा व्हाट वुड बी द प्रॉफिट यूजिंग एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मतलब कॉस्ट शीट मांगी है। आइए
कॉस्ट शीट एज पर एब्जॉर्प्शन। अब कॉस्ट शीट स्टार्ट होती है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वगैरह वगैरह वगैरह। वहां से आपको डेटा दे ही नहीं रखा है। अगर आप क्वेश्चन को रेफर करेंगे, आपके पास क्वेश्चन में सीधा सीधा खर्चों का डेटा प्रोडक्शन ओवरहेड्स से है, तो मतलब हमारा क्वेश्चन भी फिर वहीं से स्टार्ट होगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स और प्रोडक्शन ओवरहेड से डेटा स्टार्ट होगा। और सर कॉस्ट शीट में वेरिएबल खर्चा हो या फिक्स्ड खर्चा हो, सब आते हैं। हमें यहां पे प्रोडक्शन का खर्चा है, सेलिंग का खर्चा है, एडमिन का खर्चा है, इस बात की हायरार्की से लेना देना है, वेरिएबल है या फिक्स्ड है, उस बात से हमारा कॉस्ट शीट में लेना देना नहीं होता, सभी खर्चे आते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल। अच्छा, पहले क्वार्टर के हिसाब से ही बन रहा है तो यह ध्यान रखना। तो पहले क्वार्टर में 220 यूनिट्स थी जो बनी है, उन सब पे खर्चा आएगा। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्शन की 800 रुपए पर यूनिट आपने, जब हमने एनालाइज किया था डेटा, तब निकाला था। मैं इसको यहां पे स्पेसिफाई भी कर देता हूं, जैसे 6,40,000 का खर्चा है डिवाइडेड बाय 800 यूनिट्स हैं, तो 800 रुपए पर यूनिट का ही रेट आ जाएगा। तो ये वेरिएबल खर्चा आपके पास आ जाएगा 1,76,000। अच्छा, फिर इसमें फिक्स्ड का खर्चा। अब 220 यूनिट्स इंटू रेट पर यूनिट, आपने फिक्स्ड का खर्चा एब्जॉर्ब करवाने के लिए 200 रुपए निकाला था। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहां पर रेट पहले पार्ट में निकाल के दिखा दिया है। तो ये 44,000 आ जाएगा। ये खर्चा हमने फिक्स्ड का एब्जॉर्ब करवा दिया। अच्छा, आपके पास ये आ जाएगी फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते ही आपके पास ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, तो क्या इसी को यहां पे नेट फैक्ट्री कॉस्ट लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। सर आपके पास एडमिन का खर्चा भी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो क्या इसी को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं यहां पे ग्रॉस ऑब्लिक नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑब्लिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख सकता हूं। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिर ऐड होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सर ओपनिंग स्टॉक भी नहीं है, तो क्या मैं इसी को कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल भी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अवेलेबल फॉर सेल, यह आ जाएगा आपके पास 2,20,000। ठीक है जी। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से फिर माइनस होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इसी पर वैल्यू कर देंगे। तो सर क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स 220 यूनिट्स बनाई है, 160 बिकी है, तो 60 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक की इनटू रेट पर यूनिट 2,20,000 आपके पास टोटल खर्चा आया हुआ है। कितनी यूनिट्स का है ये खर्चा? 220 यूनिट्स को बनाने का। तो 2,20,000 डिवाइडेड बाय 220 पर यूनिट का खर्चा इनटू 60 यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कर दिया। ये आ जाएगा 60,000। ये माइनस करके आपके पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,60,000। अच्छा, अब इसमें ऐड होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। उसमें भी आपके पास वेरिएबल भी है और फिक्स्ड भी है। अब पहले तो ये वेरिएबल का खर्चा भी, जैसे पहले वेरिएबल का खर्चा 220 यूनिट्स के हिसाब से डाल दिया, क्या ये वाला वेरिएबल का खर्चा भी 220? नहीं सर, पहले आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए खर्चा डाल रहे थे, तो आप जो यूनिट्स बनी है उनका खर्चा, अब जो बिकी है उनका खर्चा, क्योंकि सेलिंग का खर्चा है, तो 160 यूनिट्स और वेरिएबल का खर्चा था आपका सेलिंग का 3,20,000 टोटल, डिवाइडेड बाय जब 800 यूनिट्स के हिसाब से बात करते थे, तो 3,20,000 डिवाइडेड बाय 800 से आपके पास पर यूनिट का खर्चा आएगा इनटू 160 यूनिट्स। ये आ जाएगा आपके पास
64,000 और फिक्स्ड का खर्चा सर सेलिंग का 2,40,000 है। समझ आ रहा है? ये तो सीधा सीधा इंटू 1/4 कर दूंगा यहां। तो ये फिक्स्ड वाला खर्चा तो सीधा सीधा यहां से ऐसे आ जाएगा 2,40,000 डिवाइडेड बाय 4। पर क्वार्टर का निकाल लिया हमने 60,000। ठीक है ना? बस आपके पास ये खर्चा भी आ गया। अब ये ऐड करके आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। ये आ जाएगा 2,84,000 प्लस प्रॉफिट आपके पास सेल्स 160 यूनिट्स बेच रहे हो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट देखो अब 16 लाख रुपए की सेल है, डिवाइडेड बाय 800, यहां से सेलिंग प्राइस पर यूनिट आएगी इनटू 160। तो सेल्स आ गई आपके पास 3,20,000। बैलेंसिंग फिगर आपके पास यहां पे प्रॉफिट आ जाएगा 36,000। लेकिन ध्यान रखिएगा अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हो गया, कॉस्ट शीट अभी खत्म नहीं हो गई है यहां पे। इसके बाद वापस से इस प्रॉफिट को कैरी डाउन करेंगे, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। ओवर एब्जॉर्ब्ड अंडर एब्जॉर्ब्ड का ट्रीटमेंट करना है ना, 36,000। अब यहां पर इतना तो हम अपने सेकंड पार्ट में निकाल चुके हैं कि भैया खर्चा ओवर एब्जॉर्ब्ड है, खर्चा ज्यादा एब्जॉर्ब करवा दिया। ज्यादा खर्चा लिखने की वजह से आपका प्रॉफिट कम आया होगा, ठीक करने के लिए प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, तो ऐड करेंगे प्लस ओवर एब्जॉर्ब्ड प्रोडक्शन ओवरहेड फ्रॉम 2। सेकेंड पार्ट से उठा रहे हैं, 4,000 था आपके पास, 40,000 प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट आ जाएगा। बस ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। आई होप समझ आया। चलिए अब क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, फोर्थ पार्ट, व्हाट वुड बी द प्रॉफिट यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। इनकम स्टेटमेंट बनानी है सिंपल सी। आइए फोर्थ पार्ट, बल्कि इसमें रिकंसिलेशन नहीं मांगी, इनकम स्टेटमेंट। आई होप ये तो आप सबसे खुद से हो ही गया होगा वैसे क्वेश्चन, इसमें ऐसा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो सबसे पहले सेल्स एक्सपेंडेड इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, हम अपना जो मेन फॉर्मेट में इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं वही बनाएंगे, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट वगैरह करके। ओपनिंग क्लोजिंग दिखाने की कोई जरूरत नहीं है यहां पे। तो सेल्स सीधा सीधा 160 यूनिट्स और पर यूनिट की सेलिंग प्राइस वही आई थी, 16 लाख सेल्स थी 800 यूनिट्स के हिसाब से, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट सेल्स वैल्यू तो सर सेम आ जाएगी जो कॉस्ट शीट में आपने लिखी है 3,20,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट में दो खर्चे हैं, जैसे कॉस्ट शीट में हमें वेरिएबल फिक्स से लेना देना नहीं होता, खर्चा प्रोडक्शन का है, एडमिन का है, सेलिंग का है, इस बात से लेना देना होता है। ऐसे इनकम स्टेटमेंट में हमें इस बात से लेना देना नहीं है खर्चा प्रोडक्शन का है, एडमिन का है, सेलिंग का है, हमें इस बात से लेना देना है वेरिएबल है या फिक्स्ड है। तो पहले वेरिएबल, उसमें पहले प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड का वेरिएबल रेट हमने 800 रुपए निकाला था और यूनिट्स 160 हैं, 160 यूनिट्स इंटू 800। इसी तरीके से सेलिंग 160 यूनिट्स और सेलिंग का वेरिएबल पर यूनिट, जैसे टोटल 3,20,000 था, डिवाइडेड बाय 800 यूनिट्स, तो ये 400 रुपए पर यूनिट आया। ठीक है ना? आपके पास ये दोनों खर्चे आ जाएंगे, 160 इंटू 800 1,28,000 और इसी तरीके से 160 इंटू 400 64,000। ये टोटल आएगा 1,92,000। तो ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई, आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा।
ये आ गया 1,28,000। माइनस करेंगे इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट। अब सबसे पहले है आपके पास प्रोडक्शन की फिक्स्ड कॉस्ट। एक्चुअल के बेसिस पे बस आपको कॉस्ट लिखनी है, ध्यान रखिएगा पर क्वार्टर के हिसाब से, क्योंकि सारा डेटा पर क्वार्टर का आया हुआ है 160 यूनिट्स के हिसाब से, जो कि फर्स्ट क्वार्टर की यूनिट्स थी सेलिंग की। तो फिक्स्ड का खर्चा 1,60,000 है प्रोडक्शन का, इंटू 1/4, एक क्वार्टर का कितना होगा। इसी तरीके से सेलिंग का टोटल खर्चा है 2,40,000, तो फर्स्ट क्वार्टर का कितना होगा 1/4। ठीक है ना, 40,000 और ये आ जाएगा 60,000। तो फिक्स्ड का टोटल खर्चा आपका फर्स्ट क्वार्टर का 1 लाख आ गया, माइनस करके आपके पास यहां पे प्रॉफिट आ जाएगा एज पर योर इनकम स्टेटमेंट 28,000। सो दिस इज इट। ये था सर आपका ये क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इसमें। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। चलिए अब इस टेस्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करना रह गया है, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका मैंने जो ये करंट अटेम्प्ट अब होना है, वैसे मई 20 अटेम्प्ट, लेकिन अब शिफ्ट होकर जुलाई अगस्त 20 अटेम्प्ट जो है आरटीपी का क्वेश्चन है इसका, मई 20 अटेम्प्ट की आरटीपी का पढ़ते हैं। थोड़ा सा इसमें भी ट्रिकी पॉइंट है कई जगहों पे जहां पे बच्चे गलतियां काफी ज्यादा कर सकते हैं, डिस्कस करते हैं एक बारी। एबीसी लिमिटेड हैड प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग एस्टिमेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। डेटा आपको दे रखा है, मटेरियल ए, मटेरियल बी, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, कितनी क्वांटिटी, कितने घंटे लगने चाहिए, बजट का डेटा आपको दे रखा है, एस्टिमेटेड डेटा है, रेट और अमाउंट निकाल के दे रखा है। नॉर्मल लॉस वाज एक्सपेक्टेड टू बी 10% ऑफ टोटल इनपुट ऑफ मटेरियल। जितना इनपुट डालेंगे उसका 10% का नॉर्मल लॉस सोचा है, एस्टिमेटेड है, मतलब बजट के डेटा पे अप्लाई करेंगे, एक्चुअल पे नहीं, एस्टिमेटेड की बात हो रही है। एंड एन आइडल लेबर टाइम of 5% of expected labor hours was also estimated। मतलब जो मैंने ये बजट बनाया होगा, जब मैंने ये बजट बनाया होगा और उस बजट में सोचा होगा कि स्किल्ड लेबर के 1000 घंटे लगेंगे इस 1000 घंटे में, और जब मैंने बजट बनाते हुए सोचा होगा कि अनस्किल्ड के 800 घंटे लगे होंगे, तो सर इस बजट में मैंने 5% का ये लेबर आइडल टाइम ऑलरेडी एडजस्ट करा होगा। मतलब इफेक्टिवली अगर कोई काम करूं, मान लो उसमें 100 घंटे लगेंगे और मेरे को लगता है यार 5% का आइडल का प्रोविजन बना के चलना है, तो इसका 5% का आइडल प्रोविजन बना के, मतलब 100 घंटे वैसे प्लस 5, 105 घंटे इंक्लूडिंग आइडल टाइम। जो ये 105 घंटे आया ये मैंने फिर अपना एस्टिमेट बना के चला है। मतलब ये जो 1000 और 800 घंटे दे रखे हैं इसमें ऑलरेडी लेबर आइडल टाइम इंक्लूडेड है। ध्यान रखिएगा, लेबर आइडल टाइम की परसेंटेज अक्सर जो हमारे बुक के क्वेश्चंस होते हैं वहां पे एक्चुअल पे लगती है। जो आपके एक्चुअल आवर्स दे रखे होते हैं वहां से आप आइडल टाइम माइनस करके एक्चुअल वर्किंग आवर्स निकालते हो। ऐसी करते हो, जो क्वेश्चन में एक्चुअल आवर्स दे रखे होते हैं उसको एक्चुअल पेबल आवर्स मान लेते हो, उसमें से आइडल टाइम माइनस करके एक्चुअल वर्किंग आवर्स निकालते हो। इस क्वेश्चन में वैसा मत कर देना, आपको एक्सपेक्टेड लेबर आवर्स पे आइडल टाइम की परसेंटेज दे रखी है, एक्चुअल पे नहीं लगेगा ये डेटा। आगे, at the end of the month the following information has been collected from the cost accounting department। the company has produced, actually में 1480 यूनिट्स एक्चुअली में बनी है, जिसका ये डेटा आपको दे रखा है, और आपसे वही सारे वेरिएंसेस मांगे हैं मटेरियल और लेबर के। आइए डेटा बनाते हैं, पहले डेटा बन गया, आंसर, फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचेगा ही नहीं। तो सॉल्यूशन 4, डेटा फॉर वेरिएंसेस। तो यहां पे मैं 3 बना रहा हूं क्योंकि यहां पे बजट स्टैंडर्ड भी बनेगा, बजट भी बनेगा, मतलब आपकी रेफरेंस के लिए बना रहा हूं, वैसे आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड से कर सकते हैं। बजट, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। फिर यहां पे क्वांटिटी, आवर्स, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, आवर्स, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, आवर्स, रेट,
अमाउंट, ये हो जाएगा हमारा इसका फॉर्मेट। अब सबसे पहले एक्चुअल का डेटा कितनी यूनिट्स का बनेगा? 1480। अच्छा, एक्चुअल का डेटा अगर 1480 का बनेगा तो सर स्टैंडर्ड का भी कितने यूनिट्स का? 1480। बजट कितनी यूनिट्स का दे रखा है, आइए देखते हैं। बजट में लिख रखा है मटेरियल ए और मटेरियल बी मिलाकर 800 और 600 यूनिट्स के लगेंगे, ऐसा हमने सोचा, और इनपुट का 10% हमने लॉस सोचा है। मतलब सर मैं नीचे वर्किंग नोट में बना रहा हूं, वर्किंग नोट, बजट की बात कर रहा हूं। मतलब बजट में ए प्लस बी, दोनों मटेरियल, ए और बी नाम है ना, दोनों मटेरियल 800 प्लस 600, टोटल इनपुट 1400 यूनिट्स का है। और इस 1400 यूनिट्स के इनपुट में सोचा रास्ते में एस्टिमेटेड, अब स्टैंडर्ड वेरा नहीं है ये एस्टिमेटेड लॉस है। कितना? 10% का। एस्टिमेटेड लॉस 10% का हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग सर फिर आउटपुट कितना आएगा? 1400 का 90%, 1260 का फिर आउटपुट आएगा। मतलब जब मैंने बजट बनाया कि मैं टोटल 1400 यूनिट्स का इनपुट डालूंगा जिसमें 800 ए होगा, 600 बी होगा, तो मैंने क्या सोच के यह बजट बनाया कि 1260 का आउटपुट आएगा, क्योंकि मैंने सोचा पूरी इसकी हायरार्की क्या बनी, मैंने सोचा 1400 यूनिट्स का इनपुट डालूंगा जिसमें 800 ए होगा, 600 बी होगा, और जब इस इनपुट को प्रोसेस करूंगा तो मुझे मालूम है 10% का लॉस होगा, उसके अकॉर्डिंग मैंने बजट बनाया होगा कि 1260 यूनिट्स बन जाएंगी। तो सर जो आपका बजट बना हुआ है ना, वो 1260 यूनिट्स का बना हुआ है। समझ आया आपको ये? चलिए अब इसमें ए और बी मटेरियल, पहले मटेरियल का फिर लेबर का कर लेंगे। तो पहले तो मटेरियल ए 800 यूनिट्स बजट की, रेट है 90, अमाउंट में देख लेंगे क्योंकि बजट का अमाउंट ऐसा चाहिए नहीं होता है। इसी तरीके से मटेरियल बी 600 यूनिट्स, रेट है 60। इसके अकॉर्डिंग क्या स्टैंडर्ड बन सकता है मटेरियल का? सर बिल्कुल बन सकता है। मैं मटेरियल ए के रेफरेंस में बात कर लेता हूं स्टैंडर्ड की, बाकी बी में भी वैसे ही हो जाएगा। तो सर बजट था 800 किलो का रॉ मटेरियल ए लगेगा, अगर 1260 यूनिट्स बनानी है, 1480 यूनिट्स बनाने का अगर बजट बनाया होता तो कितने केजीज का? 800 डिवाइडेड बाय 1260 इंटू 1480, ये आ जाएगा 940, राउंड ऑफ करके 939.68 आ रहा है, तो राउंड ऑफ करके 940 केजी निकाल लिया। इसी तरीके से मटेरियल बी का स्टैंडर्ड बजट था 600 यूनिट्स लगेंगी 1260 बनाने के लिए, तो 1480 का अगर बजट बनाया होता तो कितने केजी के रॉ मटेरियल का बजट? 600 डिवाइडेड बाय 1260 इंटू 1480, या मल्टीप्लाई बाय 1480, ये आ जाएगा 705, राउंड ऑफ करके। समझ आया? तो इसको लिख देते हैं 940 और 705। ये हमने अपने वर्किंग नोट से निकाल लिया। रेट सर वही रहेंगे 90 और 60, मल्टीप्लाई करके आपके पास अमाउंट आ जाएगा 940 इंटू 90, 84,600, और 705 इंटू 60, 42,300। मटेरियल ए और बी का एक्चुअल डेटा तो एज इट इज आ जाएगा 900 और 650 केजी। इसका मेरे ख्याल से यील्ड वेरिएंस मेरा भी निकालना है ना, ठीक है, वो रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी भी निकालनी पड़ेगी, वो भी देख लेंगे। 86 और 65 आपके पास रेट है, तो अमाउंट आ जाएगा 900 इंटू 86, 77,400, और इसी तरीके से 650 इंटू 65, 42,250। ठीक है ना? अब लेबर का काम कर लेते हैं। लेबर में भी एक स्किल्ड है और एक अनस्किल्ड है। मैं इस वर्किंग नोट का नाम 1 दे रहा हूं
और यहां पे रेफर भी कर देते हैं, ये डेटा आपने वर्किंग नोट 1 से निकाला है, ठीक है ना। अच्छा, अब स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर, बजट पे आ जाते हैं। सर ये जो आपने बजट बनाया 1000 घंटे लगेंगे स्किल्ड के, क्वेश्चन की इस लाइन के अकॉर्डिंग एन आइडल लेबर टाइम ऑफ 5% ऑफ एक्सपेक्टेड लेबर वाज आल्सो एस्टिमेटेड। यहां पे सबसे बड़ी गलती क्या होती है, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जब एक्चुअल आवर्स लिख रहे होते हैं, मैं पहले गलत लिख रहा हूं, एक्चुअल आवर्स में यहां पे 1200 घंटे लिख देंगे, जैसे यहां पे ये 1200 घंटे लिखे हुए हैं, और फिर यहां पे एक्चुअल वर्किंग आवर्स अलग से निकालेंगे, और एक्चुअल वर्किंग आवर्स निकालते हुए 1200 का 95% करेंगे, मतलब एक्चुअल में से 5% का लेबर आइडल टाइम हटाएंगे। सर गलत हो जाएगा, क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया है लेबर आइडल टाइम ऑफ एक्सपेक्टेड लेबर आवर्स वाज आल्सो एस्टिमेटेड। बजट पे लगाना है, ये एक्चुअल पे नहीं लगाना है, समझ आया ना। तो मैं इसको हटा देता हूं। तो ये प्लीज ध्यान रखिएगा, यहां पे सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है, चांसेस है मिस्टेक होने के। तो आइए वर्किंग नोट में आ जाइए, वर्किंग नोट 2। तो एक तरह से अगर मैं स्किल्ड लेबर की बात करूं और बजट की बात करूं, तो स्किल्ड लेबर का सर बजट था 1000 घंटों का, ये बजटेड पेबल आवर्स हैं। इसमें से अगर मैं आइडल टाइम हटा दूं, माइनस आइडल टाइम, जो कि क्वेश्चन ने एक्सपेक्टेड आवर्स पे लगाने को बोला है 5%, तो मेरे पास बजटेड वर्किंग आवर्स आ जाएंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्वीक किया हुआ है, ये अक्सर हमारा ये एक्चुअल पे लगता है, लेकिन इस क्वेश्चन के डेटा के अकॉर्डिंग बजट पे लगाना पड़ेगा। तो सर ये 1000 घंटे 5% के लेबर आइडल टाइम ऐड करने के बाद आए होंगे, अब मैं हटा दूंगा तो ये आ जाएंगे 950 आवर्स। समझ आया। इसी तरीके से मैं यहीं पे लिख देता हूं अनस्किल्ड के लिए। अनस्किल्ड के बजटेड आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में 800 घंटे। तो अनस्किल्ड के जो ये बजटेड 800 घंटे आपको दे रखे हैं, ये इसके भी बजटेड पेबल आवर्स हैं। सेम वही चीज जो एक्चुअल में लगाते हो वो मैं बजटेड में लगा रहा हूं, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है, वो भी क्वेश्चन की वर्डिंग्स की वजह से। यहां से सर जब इसके भी आइडल टाइम माइनस होंगे 5%, तो आपके पास बजटेड वर्किंग आवर्स आ जाएंगे। बजटेड वर्किंग आवर्स क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि एक्चुअल आवर्स एक ही दे रखे हैं और वो फिर एक्चुअल पेबल एक्चुअल वर्किंग एक ही होंगे, तो मेरे को एक्चुअल वर्किंग को बजटेड वर्किंग से ही तो कंपेयर करना होगा। तो सर ये आ जाएंगे 800 का 95% 760 आवर्स। और मैं सही बताऊं, मेरे को उम्मीद है, मेरे को ऐसा लगता है कि मोस्टली बच्चों ने ये गलत किया होगा। प्लीज इसको फोकस करिएगा, ध्यान से करिएगा। तो ये 950 और 760 आ गया, और आपके पास ये दे रखा है इसका रेट, ये बजटेड है ना, हाँ, 75 और 44। इसका अमाउंट तो चाहिए नहीं होता, अब स्टैंडर्ड निकाल लेते हैं। 950 डिवाइडेड बाय 1260 इंटू 1480, 1116 राउंड ऑफ करके, ठीक है जी। इसी तरीके से अनस्किल्ड के 760 डिवाइडेड बाय 1260 इंटू 1480, ये आ जाएगा 893 राउंड ऑफ करके। रेट वही 75 और 44, ये आ जाएगा 39292, और यहां पे 1116 मल्टीप्लाई बाय 75, ये आ जाएगा 83,700। एक्चुअल का डेटा आपको एज इट इज दिया हुआ है 1200 और 860 घंटे। यहां से एडजस्ट मत कर देना आइडल टाइम, क्योंकि एक्सपेक्टेड पे बोल रखा है, बार बार बोल रहा हूं। 71 और 46 आपके पास रेट है।
अमाउंट आ जाएगा 1200 इंटू 71, 85,200, 860 इंटू 46, 39,560। अब आपसे क्वेश्चन में मांगा क्या है, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस आ जाएगा, मटेरियल मिक्स और मटेरियल यील्ड के लिए रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। ऐसे ही लेबर में भी आप अगर देखेंगे, लेबर एफिशिएंसी, लेबर रेट, अच्छा ठीक है, यहां पे तो सारा नॉर्मल है, तो मटेरियल यील्ड और मटेरियल मिक्स के लिए मटेरियल की रिवाइज्ड क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी फॉर मटेरियल, तो मैं यहां पे अलग से पहले इसका टोटल लिख देता हूं। एक्चुअल मटेरियल क्वांटिटी का टोटल कितना आया, 900 प्लस 650, 1550। तो यहां पर भी इसका टोटल तो यही रहेगा 1550। बस इसको कौन सी रेशो में बांट देंगे, बजट की रेशो। आपके पास ये बजट की रेशो ये दे रखी है 800 और 600, ठीक है ना, तो 8:6 में बांट देंगे। मैं यहां पे लिख देता हूं, इन बजटेड या स्टैंडर्ड रेशो 8:6, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 1550 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 14, 886, और बाकी 1550 राउंड ऑफ करके 886 आता है, माइनस 886, ये आ जाएगा 664। तो आपके पास अब ये सारा डेटा प्रिपेयर हो चुका है, बस अब आपको वेरिएंसेस निकालने हैं। अब तो कुछ बचा ही नहीं है इस क्वेश्चन में। आइए, स्टेटमेंट ऑफ वेरिएंसेस। एक बारी डेटा बन गया फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है इसके। पर्टिकुलर्स, कंप्यूटेशन, वेरिएंस। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन में मांगा है मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस तो निकाल लोगे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस से शुरू कर लेते हैं, ठीक है ना। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आप खुद से निकाल सकते हो ना, उसमें तो कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। मटेरियल प्राइस वेरिएंस फॉर्मूला, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, सर परचेज मैनेजर। परचेज मैनेजर को कहा स्टैंडर्ड रेट में लाना था मटेरियल, तुम एक्चुअल रेट में ले आए नालायक, इनटू सभी क्वांटिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। मटेरियल ए है, मटेरियल बी है, तो मटेरियल ए का स्टैंडर्ड रेट, टेबल से सारा डेटा, मटेरियल ए का स्टैंडर्ड रेट 90 माइनस 86, और एक्चुअल क्वांटिटी है मटेरियल ए की 900। इसी तरीके से मटेरियल बी स्टैंडर्ड रेट है 60 माइनस 65 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी है मटेरियल बी की 650। बस आ जाएगा आपके पास यहां से मटेरियल प्राइस वेरिएंस 90 माइनस 86 मल्टीप्लाई बाय 900, 3600 फेवरेबल, 60 माइनस 65 मल्टीप्लाई बाय 650, 3250 एडवर्स। ये नेट आ जाएगा 350 फेवरेबल, ठीक है ना। अच्छा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस के बाद आपसे मांगा है, ये हो गया कॉस्ट आप कर लोगे। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, अच्छा मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला, बजट सॉरी स्टैंडर्ड और रिवाइज्ड एक्चुअल में किस बात का डिफरेंस है, क्वांटिटी का डिफरेंस है, मतलब यील्ड का। रिवाइज्ड एक्चुअल और एक्चुअल में कौन सा डिफरेंस है, रेशो का। तो फॉर्मूला बना रिवाइज्ड एक्चुअल माइनस एक्चुअल, क्योंकि इन दोनों की क्वांटिटी तो सेम ही रखी हुई है हमने, इनटू रेट स्टैंडर्ड ही रहेगा, मटेरियल ए और मटेरियल बी। पहले मटेरियल ए के लिए, मटेरियल ए की रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी 886 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 900,
तो 886 माइनस 900, स्टैंडर्ड रेट 90 है। इसी तरीके से मटेरियल बी की रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी 664 माइनस 650, स्टैंडर्ड रेट 60। अकॉर्डिंगली आपके पास ये वेरिएंस भी आ जाएगा। 886 माइनस 900 मल्टीप्लाई बाय 90, ये आ जाएगा 1260 एडवर्स। इसी तरीके से 664 माइनस 650 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आ जाएगा 840 फेवरेबल। तो ये नेट आ जाएगा आपके पास 420 एडवर्स। इसके बाद आपसे मांगा है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी और रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी में किस बात का डिफरेंस है? रेशो तो दोनों की सेम है, तो जो डिफरेंस है स्टैंडर्ड और रिवाइज्ड एक्चुअल में वो फिर यील्ड का डिफरेंस है। तो फॉर्मूला बना यहां पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी, रेट वही स्टैंडर्ड रेट ए और बी। तो रिवाइज्ड एक्चुअल तो इनकी पता है, ए की रिवाइज्ड एक्चुअल 886 यहां से उठा रहा हूं और बी की रिवाइज्ड एक्चुअल 664, ठीक है ना। रेट वही स्टैंडर्ड आना है 90 और 60। स्टैंडर्ड क्वांटिटी देख लेते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है आपके पास ए और बी की टेबल में 940 और 705, ठीक है ना। आई होप समझ आ गया आपको, ये मुश्किल तो नहीं लग रहा है। 940 माइनस 886 मल्टीप्लाई बाय 90, ये आ जाएगा 4860 फेवरेबल। और इसी तरीके से 705 माइनस 664 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आ जाएगा 2460 फेवरेबल। और ये टोटल आ जाएगा आपके पास उसके बाद इसका, अरे नालायक, 4860 7320 फेवरेबल। मटेरियल के सारे वेरिएंसेस हो गए। फिर आपसे क्वेश्चन ने मांगा है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर का भी कॉस्ट वेरिएंस तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट एज इट इज, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। फिर आपसे मांगा है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? अगेन प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन को मैनेजर को कह रहे हैं तुमको स्टैंडर्ड आवर्स में काम करवाना था, तुमने एक्चुअल आवर्स में काम करवाया। ये दोनों वर्किंग है। एक्चुअल वैसे ही वर्किंग था, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा था, स्टैंडर्ड हमने वर्किंग के हिसाब से निकाला है। तुमको स्टैंडर्ड आवर्स में काम करवाना चाहिए था, तुमने एक्चुअल आवर्स में काम करवाया। रेट के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, स्टैंडर्ड रेट। तो एक स्किल्ड है और एक अनस्किल्ड है। तो स्टैंडर्ड आवर्स आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, जो हमने टेबल बनाया वहीं से पिक कर रहा हूं। 1116 माइनस 1200 इंटू स्टैंडर्ड रेट है इसका स्किल्ड का 75। इसी तरीके से अनस्किल्ड का स्टैंडर्ड आवर्स हैं इसके 893 माइनस 860 इंटू स्टैंडर्ड रेट है इसका 44। तो आपके पास ये वेरिएंस भी आ जाएगा 1116 माइनस 1200 मल्टीप्लाई बाय 75, ये आपके पास एडवर्स आ जाएगा 6300। उसके बाद 893 माइनस 860 मल्टीप्लाई बाय 44, ये आपके पास फेवरेबल आ जाएगा 1452। नेट 6300 माइनस करके 4848 एडवर्स। ठीक है जी। लास्ट आपके पास है, ये हो गया, ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं। बस मैंने कॉस्ट वेरिएंस आपको खुद से करने को बोला है, वो तो आप कर ही लोगे।
लेबर रेट वेरिएंस, अच्छा लेबर रेट वेरिएंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? पर्सोनल मैनेजर। पर्सोनल मैनेजर को कहा भैया तुमको स्टैंडर्ड रेट में पेमेंट करनी थी, तुमने एक्चुअल रेट के हिसाब से पेमेंट कर दी, और सभी आवर्स जिस पे एक्चुअली में पेमेंट करी है सबके लिए रिस्पॉन्सिबल हो एक्चुअल आवर्स के लिए। स्किल्ड है, अनस्किल्ड है। अच्छा, स्किल्ड का स्टैंडर्ड रेट 75 माइनस 71, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स कितने हैं? यहां पे हमने लिखे 1200, यहीं से पिक कर लेते हैं। ऐसे ही अनस्किल्ड का स्टैंडर्ड रेट 44 माइनस 46, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स है 860, ये भी हो जाएगा। ये आ जाएगा 4800 फेवरेबल, और लास्ट 44 माइनस 46 इंटू 860, ये आ जाएगा 1720 एडवर्स। तो ये नेट आपके पास बचेगा 3080 फेवरेबल। आई होप आपको ये समझ आ गया। सो दिस इज इट, ये था आपका ये पूरा टेस्ट। आई होप आपको सारा ये क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर